आपने G20, G7, क्वाड इस तरह के बहुत सारे देशों के समिट देखे होंगे। अंतर्राष्ट्रीय समिट में जिसमें बड़े बड़े नेता शामिल होते हैं, ये आप देखते ही रहते हैं। लेकिन आज लेबनान की राजधानी बेरूत में आतंकवादियों का एक समिट हुआ, जिसकी मेजबानी हिजबुल्लाह के चीफ द्वारा की गई और उसका नाम है हसन नसरल्लाह। इस समिट में कुल 3 आतंकवादी संगठनों ने हिस्सा लिया, जिनमें हिजबुल्लाह के अलावा हमास के डिप्टी चीफ और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद का टॉप कमांडर भी शामिल हुआ। और इन तीनों आतंकवादियों ने इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध पर लंबी चर्चा की। इससे भी बड़ा मजाक यह है कि आतंकवादियों के समिट को न सिर्फ लेबनान के मीडिया द्वारा कवर किया गया, बल्कि हिजबुल्लाह के मीडिया रिलेशंस ऑफिस ने इस समिट के बाद इन तीनों आतंकवादियों का एक संयुक्त बयान यानी जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया और बताया कि इस युद्ध में ये तीनों संगठन इजराइल के खिलाफ एकजुट है और इस युद्ध में जो भी आतंकवादी मारा जाएगा उसे शहीद का दर्जा दिया जाएगा। अब आप सोचिए, इस पर ध्यान दीजिए। ये आतंकवादी मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हैं और कह रहे हैं कि जो आतंकवादी इस युद्ध में मारा जाएगा उसे शहीद का दर्जा दिया जाएगा। अब ये दिन आ गए हैं कि आतंकवादियों को भी शहीद कहा जाएगा। सोचिए कितनी अजीब सी बात है कि दुनिया आतंकवाद को खत्म करने की बात कहती है। हमारे देश में अभी हाल ही में G20 का समिट हुआ। दुनिया भर में इस तरह के समिट्स और सम्मेलन होते रहते हैं। दुनिया भर के बड़े बड़े नेता कहते हैं आतंकवाद को जड़ से मिटाना होगा। लेकिन लेबनान जैसे देश में आतंकवादियों का यह सम्मेलन ना सिर्फ खुलेआम होता है, बल्कि सम्मेलन में वो इनामी आतंकवादी शामिल होते हैं जिन्हें अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया हुआ है। ये सब खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम बैठकें कर रहे हैं, खुलेआम जॉइंट स्टेटमेंट दे रहे हैं, खुलेआम फोटो खिंचवा रहे हैं और ये दुनिया सिर्फ इस मजाक को देख रही है। इनमें हमास के डिप्टी चीफ सालेह अल अरोरी पर अमेरिका ने लगभग 41 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। लेकिन यह आतंकवादी आज बेरूत में बेखौफ होकर बाकी आतंकवादियों के साथ मुलाकात कर रहा था, फोटो खिंचवा रहा था, जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर रहा था। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका ने इन आतंकवादियों पर जो इनाम घोषित किया है उसका असल में कोई मतलब नहीं है, यह सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है। हिजबुल्लाह के चीफ को भी अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया हुआ है, लेकिन यह आतंकवादी आज इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा था, यानी यह होस्ट था। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सम्मेलन किसी खुफिया जगह पर नहीं हो रहा था। यह आतंकवादी कहीं छुपकर अपने किसी अड्डे पर मीटिंग नहीं कर रहे थे जैसा कि पहले हुआ करता था, बल्कि यह सम्मेलन, यह समिट बेरूत में हुआ, जहां उसी शहर में जहां अमेरिका की एम्बेसी है, जहां संयुक्त राष्ट्र का दफ्तर है। लेकिन फिर भी यह आतंकवादी वहां खुलकर मीटिंग कर रहे थे और इस मीटिंग का रिमोट कंट्रोल ईरान के पास था। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए आप। इस तस्वीर में दीवार पर आप जिन 2 नेताओं की फोटो देख रहे हैं, उनमें एक हैं रूहुल्लाह खोमेनी, जो वर्ष 1979 से 1989 तक ईरान के सुप्रीम लीडर थे, और दूसरे हैं आयतुल्लाह खोमेनी, जो मौजूदा समय में ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। यानी ईरान का आशीर्वाद इन आतंकवादियों को प्राप्त है और ये ईरान की छत्र छाया में बैठकर ये बैठक आज कर रहे हैं। यानी इन आतंकवादियों के प्रेरणा स्रोत ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, जिन्होंने हमास को आतंकवादी संगठन मानने से ही इनकार कर दिया है। इसके अलावा आज भारत के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली NCERT की पाठ्यपुस्तकों में होने वाले एक बहुत बड़े बदलाव की बात करेंगे। हो सकता है कि आने वाले समय में NCERT की पुस्तकों में हमारे देश का नाम इंडिया की बजाय भारत कर दिया जाए। यानी जहां जहां भी देश का नाम लिखा जाएगा वहां इंडिया नहीं लिखा जाएगा, भारत लिखा जाएगा। और अब इस पर हमारे ही अपने देश में राजनीति शुरू हो गई है। विपक्षी दलों का आरोप है कि उनके गठबंधन का नाम इंडिया है, इसलिए केंद्र सरकार NCERT पर दबाव बनाकर उसकी पुस्तकों से इंडिया शब्द को हटाकर भारत को जोड़ना चाहती है। लेकिन तथ्य कहते हैं कि जब विपक्षी दलों का गठबंधन बना तक नहीं था, उससे पहले ही NCERT को यह प्रस्ताव भेजा जा चुका था कि उसकी पुस्तकों में इंडिया शब्द की जगह भारत शब्द होना चाहिए। विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया इसी साल 23 जुलाई को रखा था, जबकि NCERT को यह सिफारिश पहली बार वर्ष 2022 में भेजी गई, यानी पिछले साल। NCERT में
अलग अलग कुल मिलाकर 25 समितियां हैं, 25 कमिटी हैं जो उसकी पुस्तकों में बदलावों के लिए सिफारिश करती हैं। और ये कमिटियां लगातार काम करती रहती हैं और हर बार जब ये किताबें पब्लिश होती हैं तो उनमें कुछ बदलाव किए जाते हैं समय के साथ साथ। इनमें जो समिति सामाजिक विज्ञान और इतिहास की पुस्तकों में बदलाव के लिए सिफारिश करती है, उस कमेटी के सभी 7 सदस्यों ने आज सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है कि एनसीईआरटी की पुस्तकों में देश का नाम इंडिया नहीं बल्कि भारत होना चाहिए। हालांकि अब भी इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला एनसीईआरटी को ही लेना है और यह अंतिम फैसला उन्होंने अभी नहीं लिया है। अगर यह फैसला लागू हो गया तो भारत के स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 5 करोड़ बच्चों को एनसीईआरटी की पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत शब्द, भारत नाम पढ़ने को मिलेगा। और ये जो बच्चे हैं जब ये बड़े होंगे, पूरी की पूरी एक नई पीढ़ी तैयार होगी जो हमारे देश को भारत के नाम से जानेगी। जो पुरानी पीढ़ियां हैं, हम जैसे जो लोग हैं, हम तो स्कूलों में इंडिया पढ़ते आए हैं, भारत भी पढ़ते आए हैं, दोनों चीजें पढ़ते आए हैं। लेकिन अब जो पीढ़ी तैयार होगी वो हमारे देश को भारत के नाम से जानेगी। एनसीईआरटी की जिस समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूर किया है उसका मानना है कि हमारे देश का असली नाम इंडिया नहीं बल्कि भारत है। उसके मुताबिक भारत नाम का उल्लेख विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में भी मिलता है जो लगभग 7000 वर्ष पुराने हैं, जबकि इंडिया नाम का इस्तेमाल आमतौर पर तब शुरू हुआ जब वर्ष 1757 में हुए प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से भारत को इंडिया कहा जाने लगा था। क्योंकि अंग्रेजों की जो कंपनी थी जो आई, जिसने भारत पर कब्जा किया, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसलिए यह समिति मानती है कि हमारे देश को उसी नाम से पहचाना जाना चाहिए जो हमारी मूल संस्कृति को परिभाषित करता है, जो हमारी मूल पहचान है, और वो नाम है भारत। हमारे बीच आ रहे हैं आपको यह बताने के लिए कि इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है और इस वक्त वो पूरी दुनिया के लोगों को क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। इसलिए स्वागत कीजिए दानिश कनेरिया का आप सबके बीच। दानिश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सुधीर भाई, हम सबको नमस्कार, सलाम, जय श्री राम सभी को। पाकिस्तान की टीम का जो प्रदर्शन है इस बार वर्ल्ड कप में, और सबसे बड़ी बात जिस तरह वो अफगानिस्तान से हारे हैं, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप कैसे देखते हैं इस हार को? इस हार को सुधीर भाई मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जब इस वर्ल्ड कप में टीम बनाई थी उसी टाइम पर मुझे लगा कि ये एक बैलेंस टीम नहीं है, दोस्ती यारी पे टीम बनाई गई है, पीआर रिलेशन पे टीम बनाई गई है और इस वर्ल्ड कप में इनको ठीक ठाक मार लगेगी। क्योंकि आप देखें कि आप ये इन लोग बातें करते हैं, यहाँ वहां की बातें करते हैं, लेकिन कोई स्ट्रेटेजी पे बात नहीं करता। आप इंडिया में खेलने जा रहे हो स्पिनर फ्रेंडली और बैटिंग पैराडाइज विकेट है जहां पर ड्यू फैक्टर का बहुत बड़ा इम्कान है इस सीजन के अंदर, जहां पर अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, सर्दी हल्की हल्की होती है, ओस काफी होती है, फ्लैट ट्रैक्स होगा, बॉल स्पिन भी होगा और फ्लड लाइट भी होगी। पाकिस्तान ने सिलेक्शन ही गलत करी ना। मतलब आप सुधीर भाई देखे कि आप 2 लेग स्पिनर कब खेले पाकिस्तान की हिस्ट्री में। मैं जब पाकिस्तान टीम में था मुझे वनडे नहीं खिलाया जाता था, कहते थे कि शाहिद अफरीदी आप नहीं खेल सकते, 2 लेग स्पिनर। आप उसामा मीर और शादाब को लेके जा रहे हो चिन्नास्वामी स्टेडियम में, छोटा मैदान, 60 यार्ड की बाउंड्री में, आप जो है शादाब को नहीं खिलाते हो, बैटिंग बड़ी नहीं करते हो, उसामा मीर को डाल देते हो, बेटा तू आजा ऑस्ट्रेलिया के सामने, इसको हम जरा रखते। फिर आपने इमाद वसीम को नहीं लिया, नया बॉल करने वाला बॉलर नसीम शाह नहीं है आपके पास, तो आप नया बॉलर हसन अली से कलवा रहे हो। हसन अली सिर्फ दोस्ती यारी पे टीम पर आया। उसामा मीर क्योंकि मुल्तान सुल्तान से खेलते हैं, वहां पर मुश्की भाई का उनका अच्छा ताल्लुकात है, इंजी भाई जो सिलेक्टर है, उसके बेस पे टीम बनाते। जब आप मुल्क का नहीं देखते हो ना, जब आप कंट्री का नहीं सोचते हो, अपना सोचते हो, अपनी जेब का सोचते हो, अपनी पीआर का सोचते हो, तो रिजल्ट आपको ऐसे देखने पड़ेंगे। लेकिन मैं अफगानिस्तान टीम को बहुत दाद दूंगा कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। मतलब दे आउट क्लास पाकिस्तान इन एवरी डिपार्टमेंट, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, एंड दे हैव आउट क्लास इट। और बाबर आजम की कैप्टनसी खाली उसको पेपर पे लिख के दे दो, वही करेगा, उसके अलावा उसको कुछ नहीं आता है। और प्रेशर में वो बैटिंग नहीं कर सकता, इसके लिए कल टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली। भैया दुनिया टॉस जीत के सेकंड बैटिंग कर रही है, आप पहले बैटिंग कर रहे हो। मतलब कि
अगर इस पे विस्तार से बात की जाए तो नया बॉल कल शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज को खिलाना था। नया बॉल एक स्पिनर और पेस से करवाना था, क्योंकि अफगानिस्तान के ओपनर बैटर है, वो पेस को अच्छा खेलते हैं, जो बॉल तेज आता है उसको अच्छा खेलते हैं। क्योंकि आपके पास हारिस रऊफ है, वो एक तेपिया है, वो भी तेज बॉल करता है। हसन अली का कुछ पता नहीं है, जब रिवर्स स्विंग होना शुरू हुआ तो बाबर आजम साहब इस प्रकार से बॉलिंग करवा रहे हैं। भाई रिवर्स शुरू हो गया तो पेसर को लिया ना, कब का वेट कर रहा है, कौन से तुमने 300-350 रन बनाए हुए। तो मतलब बात बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि दे आर लुकिंग अ पैथेटिक साइड राइट नाउ आफ्टर लूजिंग। आई नो अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को भी मारा, जो वर्ल्ड कप चैंपियन है, पाकिस्तान को मारा, लेकिन अफगानिस्तान प्लेइंग का एक मॉडल है जो करंट सिचुएशन पे बहुत जबरदस्त अप्लाई करता है। उनके 4 स्पिनर जो है वो कमाल के, राशिद खान, नबी, नूर अहमद का लड़का खेला, बच्चा खेला, उसने कमाल की बॉलिंग करी है। फिर उनके बैटर्स गुरबाज हो गया, हशमत, दे ऑल आर डूइंग वंडरफुल जॉब। दे आर लुकिंग एज अ टीम नाउ, दे आर प्लेइंग एज अ प्रोफेशनल नाउ। दानिश, आजकल आप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं और आप अक्सर सोशल मीडिया पर यह लिखते हैं क्योंकि आप एक हिंदू धर्म को मानने वाले खिलाड़ी थे, इसलिए आपका जो करियर था वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में बहुत ही छोटा रहा। आप कुल मिलाकर 61 टेस्ट मैच खेल पाए। अगर आप हिंदू ना होते तो शायद 161 मैच खेल पाते। और आप अक्सर ये बात लिखते रहते हो, इसीलिए आजकल आप चर्चा में भी हैं। कुछ हमें बताएंगे कि क्या आपके साथ ऐसी नाइंसाफी हो गई कि आप इतने नाराज रहते हैं? देखिए, पहले बात तो मेरे लिए मेरा धर्म, सनातन धर्म मेरे लिए सबसे बढ़कर है, उससे ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरी जिंदगी का जो राम भगवान का जो चरित्र है, राम भगवान ने जिस जीवन हमें यही सिखाया है कि सनातन धर्म, और सनातन धर्म के लिए हमेशा आवाज उठाओ जहां गलत हो रहा है। मैं कुछ गलत बात तो नहीं कर रहा, या मैं अपने से आके कोई बात नहीं कर रहा। जो हो रही है लोगों के साथ परिस्थिति है पाकिस्तान में, जो चीजें चल रही है उस पे मैं बात करूंगा। जो गलत हो रहा है, क्योंकि कितने केसेस जो है वो तो रिपोर्ट भी नहीं हुए। जो चीजें हो रही है सामने, दुनिया के सामने, मैं एक सनातनी हूं और मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि मैं एक हिंदू भाई और हिंदू कम्युनिटी के लिए आवाज उठाऊं। भगवान ने इतनी मुझे शक्ति दी हुई है अगर, तो मैं उसके लिए आवाज उठाता हूं। और मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति, हर इंडिया का व्यक्ति उस पर आवाज उठाए और इंडिया का मीडिया उस पर आवाज उठाए, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। दूसरी बात आपने जो की, देखिए मेरा कैरियर बहुत भगवान की कृपा से अच्छा जा रहा था। आई वॉज डूइंग वेल। आपने शुरू में बात की थर्ड, आई एम द फोर्थ हाईएस्ट विकेट टेकर, क्योंकि पहले है वसीम अकरम, वक्तार यूनिस, इमरान खान और फिर मैं। तो मेरा कैरियर बड़ा अच्छा जा रहा था। आई वाज प्लेइंग काउंटी क्रिकेट एज वेल। तो मुझे वहां पर ये चीजें जब एंडिंग, मुझे इंजमाम उल हक ने अच्छा सपोर्ट किया। ही वाज द ओनली पर्सन हु सपोर्टेड मी एज अ कैप्टन। उसके अलावा शोएब अख्तर, ये दो है। शोएब अख्तर ने भी रिवील किया है। शाहिद अफरीदी हो गए और बाकी लोगों ने मुझे बहुत सताया, बहुत मेरे साथ खाना नहीं खाते थे, कन्वर्जन की बात करते थे, कन्वर्जन कन्वर्जन। लेकिन मेरा धर्म मेरे लिए सब कुछ, मेरे लिए यानी और कुछ यानी भी आप नहीं ये कह रहे है। हैं कि इन्होंने उस समय जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो बड़े खिलाड़ी थे वो आपसे ये कहते थे कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। बिल्कुल, हाँ, शाहिद अफरीदी उसमें मेन व्यक्ति है, वो मुझे बहुत दफा बोलते थे। लेकिन उसके अंदर मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि दैट ओनली पर्सन विच सपोर्टेड मी एट दैट टाइम वाज इंजमाम उल हक, ही यूज्ड टू सपोर्ट मी। और वो मुझे कभी भी ऐसी बात नहीं करते थे। लेकिन बाकी शोएब अख्तर ने बात भी रिवील की है, आपके मतलब दुनिया को पता है बात। तो मुझ पे जब मुझे एक एलिगेशन में फंसाया गया स्पॉट फिक्सिंग के, जो इंग्लैंड की काउंटी का मैच, इंग्लैंड, तो मैंने फिर 8 साल के बाद एक्सेप्ट किया कि भाई मुझसे गलती हुई। मेरा एक्सेप्शन क्या था, लोग गलत बातें कर रहे हैं उनको क्लियर करना है मेरे माइंड को। एक्सेप्शन था कि भाई मैंने अनु भट्ट जो एक बुकी था उससे इंट्रोडक्शन हो गया मरविन वेस्टफील्ड, दैट्स इट। उसके अलावा इन्होंने मुझे बहुत प्रेशराइज किया कि आप पूरा का पूरा एक्सेप्ट करो कि आपने क्या किया। भाई मैंने किया ही नहीं, मुझे पता नहीं हुआ क्या है, तो मैं क्या एक्सेप्ट करूं। जहां पर हमारे दूसरे व्यक्ति जो जेल गए इंग्लैंड के अंदर, जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट है, उनमें साफ लिखा हुआ है कि ये लोग जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कभी एफिशिएट नहीं होंगे, ना इनको बड़ा ओहदा दिया जाएगा। वो सब एफिशिएटेड है, वो सब एफिशिएट है। फिर हमारे जो लोग जेल में गए इंग्लैंड की, मोहम्मद आमिर आज आज की तारीख में इंग्लैंड की नेशनलिटी लेके सोच रहा है कि मैं आईपीएल खेलूं पैसा बनाने के लिए। मुझे मेरे बोर्ड ने कभी सपोर्ट नहीं किया, चाहे वो नजम सेट्टी हो, कोई भी हो। किसी ने मुझे, इजाज भट्ट, नजम सेट्टी, ये लोग आपको ने क्यों मुझे नहीं सपोर्ट नहीं किया? सपोर्ट। ऐसी क्या खास बात थी कि आपको सपोर्ट नहीं किया? अरे सपोर्ट इसके लिए नहीं किया ना बॉस, क्योंकि मैं हिंदू भाई, मैं अगर खेलूंगा तो इनके रिकॉर्ड तोड़ दूंगा ना। आहिस्ता आहिस्ता सबके रिकॉर्ड तोड़ दूंगा मैं।
क्योंकि पता था कि मेरी परफॉर्मेंस पे तो ये मुझे नहीं रोक सकते थे ना, ग्राउंड के अंदर मेरा हाथ तो नहीं पकड़ सकते। इनको पता है कि जिस तरह की ये बॉलिंग करता है, परफॉर्म करता है, ये तो सबके रिकॉर्ड तोड़ देगा। और आपको पता है कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई हिंदू कोई हॉल ऑफ फेम पर आया है, कोई बड़ी ओहदे पे जिसको मौका मिला है, कोई बड़े ओहदे पे आया है? इंडिया एक वाहिद कंट्री जिसने सबको मौका दिया है, सबको, सबको मौका दिया है। तो मैं तो इतना वो हो गया, निराश हो गया। उस दौरान मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मेरे पर इन्होंने ये किया था, सारी चीज की थी। तो फिर 8 साल के बाद ना रोजगार था, इन्होंने मुझे बिल्कुल खत्म कर दिया। मतलब मेरी स्थिति एकदम खराब कर दी। लेकिन मुझे भगवान पे भरोसा है, मेरे को किसी से वो नहीं है, मुझे बस मेरे भगवान पे भरोसा। भगवान हमेशा मेरे को यही कहते थे कि सच्ची राह पे चलो। मैंने ठीक है, मेरे से मैंने वो किया कि भाई ये मेरे से गलती है, तो अभी तो मुझे वो दे दो। सबने एक्सेप्ट किया। आज आज की तारीख में शर्जील खान, ये वो जितने लोग हैं, सबने इतने इतने गुनाह किए, इन्होंने स्पॉट फिक्सिंग करी है मैचों के दौरान, इंटरनेशनल मैचों के दौरान। और पीएस उनको सबको लेके आया, सबको पीसीबी ने सपोर्ट किया।